हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम की फिफ्थ सेमेस्टर की इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका डीएसई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम की फिफ्थ सेमेस्टर की इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी सब्जेक्ट के हमारे फोर्थ यूनिट के चैप्टर नंबर 5 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त एवं मौद्रिक संरचना को विस्तार से समझते हैं। इसमें विदेशी मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली और उसके विभिन्न चैनल, स्वर्ण मानक, ब्रेटन वुड्स, फ्लोटिंग रेट आदि को समझेंगे। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत अमेरिका से सामान खरीदता है तो डॉलर का इस्तेमाल क्यों होता है? क्यों कुछ मुद्राएं पूरी दुनिया में मजबूत मानी जाती है और कुछ सिर्फ अपने देश तक सीमित रह जाती है? तो आखिर गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रेटन वुड्स और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जैसी व्यवस्थाएं क्या है? तो आज हम समझेंगे हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त और मौद्रिक संरचना के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त, इंटरनेशनल फाइनेंस और मौद्रिक संरचना वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से है। तो स्टूडेंट, मान लीजिएगा आप भारत से अमेरिका में कार निर्यात करना चाहते हैं। अमेरिकी खरीदार आपके रुपये में भुगतान नहीं करेगा बल्कि वो डॉलर में भुगतान करेगा। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलना होगा। तो यही है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त। यह बताता है कि अलग अलग देशों की मुद्राएं आपस में कैसे जुड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन कैसे होते हैं, जहां हमारी अलग अलग देशों की मुद्राएं आपस में जुड़ी है और व्यापार, निवेश और कर्ज जैसे लेन देन वे सभी संभव हो पाते हैं। तो देशों के बीच व्यापार या निवेश करने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त और मौद्रिक संरचना है उसका मकसद आखिर है क्या? तो उसका मकसद यही है कि देशी की मुद्राओं के बीच विनिमय दर तय करना, वैश्विक व्यापार और निवेश को आसान बनाना और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर विदेशी मुद्रा होता क्या है, विदेशी मुद्रा का अर्थ क्या होता है। किसी देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में आदान प्रदान। तो विदेशी मुद्रा का मतलब है किसी देश की मुद्रा का दूसरी देश की मुद्रा में आदान प्रदान यानी कि आना और जाना। तो उसको ही हम विदेशी मुद्रा कहते हैं। आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। उदाहरण, एक अमेरिकी डॉलर 83 भारतीय रुपये लगभग। तो ये जो कि वर्तमान में 85 है। तो जो हमारा एक अमेरिकी डॉलर है वो हमारे 85 रुपये भारतीय रुपये के लगभग बराबर होता है। तो आज अगर एक अमेरिकी डॉलर 85 रुपये भारतीय रुपये है तो भारत को अमेरिका से सामान खरीदने के लिए रुपयों को डॉलर में बदलना होगा। तो जब कोई भारत से अमेरिका माल खरीदता है तो उसे रुपयों को डॉलर में बदलना होगा। तो जो हमारी विदेशी मुद्रा होती है, तो ये तो हमारी विदेशी मुद्रा हो गया। अब हम समझ लेते हैं हमारी विदेशी मुद्रा कितने प्रकार की होती है, कितने तरह की होती है। तो विदेशी मुद्रा हमारे दो तरह की होती है। एक हमारी कठोर मुद्रा, दूसरी हमारी नरम मुद्रा। तो हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कठोर और नरम मुद्राएं के बारे में। तो सबसे पहले हम हमारी हार्ड मनी यानी कि हार्ड करेंसी यानी कि कठोर मुद्रा के बारे में बात कर लेते हैं। वह मुद्रा जो विश्व स्तर पर स्वीकार्य और स्थिर मानी जाती है।
तो कठोर मुद्रा वो मुद्रा होती है जो पूरी दुनिया में भरोसेमंद और स्थिर मानी जाती है, जैसे कि हमारे अमेरिका डॉलर हो गए, यूएसडी हो गए, यूरो हो गए, ईयूआर हो गए, ब्रिटिश पाउंड हो गए, जीपीबी हो गए, जापानी येन हो गए, जेपीवाई हो गए। तो ये सभी हमारी विदेश कठोर मुद्रा होती है। इनकी मांग ज्यादा रहती है, इसलिए ये भरोसेमंद मानी जाती है। तो ये तो हमारी कठोर मुद्रा हो गई। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मुद्रा आती है वो हमारी नरम मुद्रा यानी कि सॉफ्ट करेंसी आती है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी सॉफ्ट करेंसी के बारे में। ऐसी मुद्रा जो केवल अपने देश या सीमित क्षेत्र में मान्य हो। तो स्टूडेंट, नरम मुद्रा वे मुद्रा होती है जो सिर्फ अपने देश या सीमित क्षेत्रों में ही मान्य होती है, जैसे कि भारतीय रुपया हो गई, पाकिस्तानी रुपया हो गया, बांग्लादेशी टका हो गया। तो यह अस्थिर होती है और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में कम इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट, जो कठोर मुद्रा है वो वैश्विक व्यापार पर हावी रहती है, जबकि जो नरम मुद्रा है वो अक्सर कमजोर मानी जाती है। तो ये तो हमारी दोनों प्रकार की मुद्रा हमने देख ली, कठोर और नरम मुद्राएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विदेशी मुद्रा प्रणाली के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, विदेशी मुद्रा प्रणाली के बारे में। यह प्रणाली तय करती है कि एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से किस दर पर बदली जाएगी। इतिहास में इसके तीन बड़े चरण रहे हैं। तो अब हमारे सामने सवाल है, अलग अलग देशों की मुद्राएं आपस में किस दर पर बदली जाए, इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग प्रणालियां बनी। तो इतिहास में हमारे इसके तीन बड़े चरण रहे हैं। उन चरणों को कर देख लेते हैं एक एक करके, जिसमें हमारा सबसे पहला था स्वर्ण मानक, गोल्ड स्टैंडर्ड। ये हमारा फर्स्ट चरण था। तो समय था 19वीं सदी के मध्य से प्रथम विश्व युद्ध 1914 तक। तो जो स्वर्ण मानक का समय था वो 19वीं सदी के मध्य से प्रथम विश्व युद्ध तक के बीच का समय माना जाता है। नियम थे, हर देश अपनी मुद्रा को सोने की एक निश्चित मात्रा से जोड़ देता था। तो स्वर्ण मानक में यही नियम था कि जो भी देश होते थे प्रत्येक देश की मुद्रा सोने की एक निश्चित मात्रा से जुड़ी होती थी। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, अगर एक पौंड बराबर 10 ग्राम सोना, तो हर मुद्रा की कीमत सोने के आधार पर तय होती थी। तो लाभ, इससे हमें क्या क्या लाभ थे उन लाभों को देख लेते हैं। इससे मुद्रा में स्थिरता रहती थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्वास बना रहता था। कुछ इसकी हानि भी थी, इन हानियों को भी देख लेते हैं, जिसमें देशों की मौद्रिक नीति सीमित हो गई। तो जो मुद्रा और स्थिरता थी उसमें बनी रही, और देशों की मौद्रिक नीति बहुत सीमित हो गई। युद्ध और आर्थिक संकट में यह प्रणाली भी असफल रही। तो यही थी हमारी इसके कुछ लाभ, इसके कुछ हानि, इसके उदाहरण, इसकी समय, इसके नियम। तो ये तो हमारा स्वर्ण मानक हो गया प्रथम चरण हमारा। इसके बाद हमारा आया द्वितीय चरण, ब्रेटन वुड्स प्रणाली। तो अब हम बात कर लेते हैं ब्रेटन वुड्स प्रणाली, जो कि हमारा द्वितीय चरण था। तो इसके बीच का जो समय था, तो इसका जो समय था वो 1944 से 1971 तक का समय था। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पहले तो हमारे स्वर्ण मानक चला, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1971 तक हमारा ब्रेटन वुड्स प्रणाली, जो कि हमारा द्वितीय चरण थी। इसमें क्या नियम थे उन नियमों को देख लेते हैं। अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ा गया, एक औंस सोना $35। तो इसमें डॉलर था, जो अमेरिकी डॉलर था उसको सोने से जोड़ दिया। बाकी सभी मुद्राएं डॉलर से जुड़ी थी। बाकी सभी मुद्राएं की जो मुद्राएं थी वे डॉलर से जुड़ी रही। डॉलर विश्व की प्रमुख मुद्रा बन गया। संस्थाएं थी आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ। तो इसी समय हमारे आईएमएफ, जो हमारा इंटरनेशनल मनी फाइनेंस है, और वर्ल्ड बैंक जैसी जो संस्था है वे बनी। इसका हमें क्या क्या लाभ हो, उन लाभ को देख लेते हैं। लाभ, इससे हमें हुआ वैश्विक व्यापार और निवेश में स्थिरता, पुनर्निर्माण और विकास को प्रोत्साहन। तो इससे हमें व्यापार और निवेश में स्थिरता मिली। तो ये तो हमें इसके लाभ हुए। इसके कुछ हानि भी थी, उन हानियों को देख लेते हैं। अमेरिका पर अत्यधिक दबाव, क्योंकि डॉलर पर पूरा सिस्टम आधारित था। 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया, तो पूरा दबाव अमेरिका पर आ गया, और 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। तो यही थी इसके कुछ हानि, इसके कुछ लाभ। तो यही थे इसके ब्रेटन वुड्स प्रणाली, जो कि हमारा द्वितीय चरण था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा तृतीय चरण आता है, जो कि हमारा फ्लोट या लचीली विनिमय दर प्रणाली आता है। तो ये हमारा तृतीय चरण था। इसका जो समय था वो 1971 के बाद से आज तक भी हमारा यही चल रहा है। तो इसमें क्या क्या नियम थे, नियम देख लेते हैं। अब मुद्रा का मूल्य बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। तो फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा की जो कीमत है वो मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर भारत से विदेशी निवेश ज्यादा आता है तो रुपया मजबूत होगा। तो
और अगर जो विदेशी निवेश है वो घटेगा तो जो रुपया है वो कमजोर होगा। तो इसके कुछ लाभ भी है, इसकी कुछ हानि भी है। लाभ देख लेते हैं। देशों को अपनी मौद्रिक नीति में स्वतंत्रता मिलेगी। व्यापार असंतुलन को खुद ब खुद संतुलित करने की क्षमता भी होगी। इसकी कुछ हानियां भी है, उन हानियों को देख लेते हैं। जिससे अस्थिरता, कभी मुद्रा बहुत बढ़ जाती है, कभी गिर जाती है। कमजोर देशों की मुद्रा पर दबाव ज्यादा पड़ता है। तो अस्थिरता बहुत बढ़ गई है, खास करके कमजोर देशों की मुद्रा पर दबाव से। तो यही थे हमारे लाभ, इसके हानि। तो यही था हमारा तृतीय चरण, जिसे हम फ्लोट या लचीली विनिमय दर प्रणाली भी कहते हैं, जो कि हमारे 1971 से लेके आज के समय तक भी चलती आ रही है। तो ये तो हमारे तीनों प्रकार की जो चरण थे, वे प्रणाली थी, हमने देख ली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा निष्कर्ष का आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त और मौद्रिक प्रणाली वैश्विक व्यापार और निवेश की नींव है। तो स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय वित्त और जो मौद्रिक संरचना है वो सभी वैश्विक व्यापार और निवेश की नींव है। तो इतिहास में तीन प्रमुख चरण रहे। पहला हमारा स्वर्ण मानक, दूसरा हमारा ब्रेटन वुड्स, तीसरा हमारा लचीली विनिमय दर, यानी कि आज की फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली। आज का दौर लचीली विनिमय दर का है, जो अक्सर अवसर भी देता है और अस्थिरता भी। कठोर मुद्राएं जैसे डॉलर, यूरो अब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी है, जबकि नरम मुद्राएं जैसे रुपया ज्यादा कमजोर स्थिति में है। तो स्टूडेंट, आज जो कठोर मुद्राएं है जैसे कि डॉलर और यूरो हो गया, वे अब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी रहती है। जबकि जो हमारी नरम मुद्राएं हो गई जैसे कि रुपया, वे सभी हमारे अभी भी कमजोर स्थिति में है। तो यानी कि अगर हम दुनिया की अर्थव्यवस्था को समझना है तो हमें यह भी समझना होगा कि पैसा सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि राजनीति और शक्ति का प्रतीक भी है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष हो गया, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 4 का ही आता है, यानी कि हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 6। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जब कोई देश आर्थिक संकट में फंसता है, जैसे कि मुद्रा का गिरना, विदेशी कर्ज का बढ़ना या विकास परियोजनाओं के लिए धन की कमी होना, तो वह मदद किससे मांगता है? आपने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम जरूर सुना होगा। तो आज हम समझेंगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं, उनकी भूमिका, उनकी ताकत और उनकी सीमाएं के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए वित्तीय सहयोग और स्थिरता जरूरी है। इसके लिए विश्व स्तर पर वैश्विक वित्तीय संस्थाएं बनाई गई है। तो स्टूडेंट, मान लीजिएगा एक देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, उसकी मुद्रा लगातार गिर रही है, विदेशी निवेशक भाग रहे हैं और महंगाई आसमान छू रही है। तो ऐसे में देश को तुरंत मदद चाहिए। तो यहीं पर सामने आता है हमारे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, जिसमें हमारी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ और जो क्षेत्रीय संस्थाएं उनमें एडीबी, एएफडीबी, आईडीबी, ईसीबी, ये सभी आते हैं। इनका उद्देश्य आर्थिक संकट से निपटना, विकास के लिए ऋण देना, व्यापार को बढ़ावा देना और वैश्विक स्थिरता बनाए रखना। तो इन संस्थाओं का जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य मकसद या मुख्य काम है वो यही है कि देशों को कर्ज और तकनीकी सहायता देना, आर्थिक नीतियां में सुधार करवाना और साथ ही जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता है उसको बनाए रखना। तो दूसरे शब्दों में ये संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दुनिया की सबसे बड़ी बैंकर है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्विक वित्तीय संस्थाएं का। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनमें हमारी दो महत्वपूर्ण संस्थाएं आती है। फर्स्ट हमारी आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा हमारा वर्ल्ड बैंक। तो सबसे पहले हम हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना देखेंगे। 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। तो जो इसकी स्थापना थी वो 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत की गई थी, और इसका जो वर्तमान समय में जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन यानी कि डीसी में है। तो ये तो इसकी स्थापना हो गई। इसके उद्देश्य देख लेते हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है। सदस्य देशों की मुद्रा को स्थिर करना। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक संकट में ऋण उपलब्ध कराना। तो भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे देशों की अल्पकालीन कर्ज देना उनको। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने में भी
इसके मदद करनी होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा का संकट सामना करना पड़ रहा था, तो आईएमएफ से कर्ज लेकर ही भारत आर्थिक सुधार, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की राह पर चला। तो ये तो इसके मुख्य उद्देश्य और उदाहरण देख लिए। कार्य देख लेते हैं। इसका कार्य है देशों को अल्पकालिक ऋण देना, आर्थिक नीतियों पर निगरानी रखना, तकनीकी सहायता देना। इसके हमारी कुछ आलोचना भी की गई है, उन आलोचनाओं को देख लेते हैं। तो आईएमएफ की शर्तें गरीब देशों के लिए कठोर है। तो जो आईएमएफ की यानी कि हमारा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसकी शर्तें हमारे गरीब देशों के लिए कुछ ज़्यादा ही कठोर मानी जाती है। ग्लोबल साउथ मानता है कि यह संस्थाएं अमीर देशों, विशेषकर के जो अमेरिका है, उसके प्रभाव में ये रहता है। तो ये हमने कुछ इसकी आलोचनाएं भी देख ली। तो ये थे इसके आलोचना, इसके कार्य, इसका उद्देश्य। तो यही था हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट संस्था आती है वो हमारी आती है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो अब हम बात कर लेते हैं विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो सबसे पहले इसकी स्थापना देख लेते हैं। 1944 ब्रेटन वुड सम्मेलन, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। तो जो हमारी विश्व बैंक है, इसकी स्थापना भी हमारी ब्रेटन वुड सम्मेलन के माध्यम से ही हुई थी, जो कि हमारी 1944 में ही हुई थी। और इसका भी जो हमारा मुख्यालय है वो हमारा वाशिंगटन डीसी में ही है। तो इसके अंदर भी हमारी दो मुख्य संस्थाएं आती है। पहली हमारी आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरी आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये हमारे वर्ल्ड बैंक के अंदर दो मुख्य संस्थाएं आती है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को समझ लेते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को दीर्घकालिक ऋण और सहायता देना, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन परियोजनाएं। तो जो दीर्घकालीन विकास परियोजनाएं हैं, उनके लिए कर्ज देना, साथ ही बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान देना। ये तो इसके मुख्य उद्देश्य हो गए। इसके कुछ कार्य भी है, इनके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सड़क, बांध, ऊर्जा, स्कूल, अस्पताल जैसे प्रोजेक्ट फंड कराना, साथ ही विकासशील देशों को तकनीकी सलाह भी देना। तो उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं भारत में सड़क विकास, ऊर्जा परियोजनाएं, ग्रामीण विकास, इन सभी में वर्ल्ड बैंक का सहयोग रहता है। इसकी कुछ आलोचनाएं भी कर लेते हैं। आलोचना में हम देखेंगे कि गरीब देशों पर कर्ज का बोझ बढ़ाना, साथ ही पश्चिमी मॉडल थोपने का आरोप भी ये माना जाता है। तो फर्क दोनों में हमारा साफ ही आता है। जो हमारा आईएमएफ है वो शॉर्ट टर्म क्राइसिस सॉल्यूशन है, और जो वर्ल्ड बैंक है वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। लेकिन दोनों पर ही यह आरोप है कि वे गरीब देशों पर कठोर शर्तें थोपते हैं। तो ये थी हमारी इसकी आलोचना, इसके कार्य, इसके उद्देश्य। तो ये था हमारा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है यानी कि जो हमारा डब्ल्यूटीओ, इसकी स्थापना हमारी 1995 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान समय में जिनेवा में है। इसकी जो पूर्ववर्ती संस्था थी वो गैट थी, यानी कि पहले जो गैट था वो 1947 में बना था। गैट का नाम ही बदलकर हमारा विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है डब्ल्यूटीओ का? इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना, साथ ही टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करना। तो ये तो हमारा डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य हो गया। इसके कुछ कार्य भी है, इसके कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके कार्य में आता है व्यापार विवादों को निपटारा करना। तो जो भी व्यापार से संबंधित कोई भी विवाद होता है एक देश का दूसरे देश से, उसका निपटारा करना, साथ ही व्यापार नीतियों पर निगरानी करना और व्यापार वार्ता का मंच प्रदान करना। तो ये तो इसके कार्य हो गए। इसकी कुछ आलोचना भी कही गई है, उन आलोचनाओं को भी देख लेते हैं। अमीर देशों का दबदबा इसमें बना रहता है, साथ ही कृषि और छोटे उद्योगों में गरीब देशों को नुकसान होता है। तो ये तो इसके आलोचना, कार्य और उद्देश्य हो गया। तो ये था हमारा डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं का। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी कुछ क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं के बारे में। तो स्टूडेंट, अब आप जरा सोचिए, अगर एशिया का कोई देश संकट में हो तो क्या हमेशा आईएमएफ ही मदद करेगा? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए बनी हमारी क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं जो कि विशेष क्षेत्रों पर ध्यान देती है। तो इसमें हमारी प्रमुख क्षेत्रीय संस्थाएं आती है, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी कि हमारा ईसीबी।
तो ईसीबी की स्थापना हुई थी हमारी 1998 में, और इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में फ्रैंकफर्ट यानी कि जर्मनी में है। तो यूरोजोन देशों की मुद्रा और मौद्रिक नीति का हमारा ईसीबी संचालन करता है। तो जो हमारा यूरोजोन हो गया, देश की मुद्रा हो गई, और मौद्रिक नीति का जो संचालन है वो हमारा यूरोपीय सेंट्रल बैंक यानी कि ईसीबी करता है। अब हम ईसीबी के कुछ मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि यूरो की स्थिरता बनाए रखना, साथ ही यूरो क्षेत्र में मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। तो ये तो हमारा ईसीबी होगा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अंतर अमेरिकी विकास बैंक यानी कि आईडीबी। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आईडीबी के बारे में। तो आईडीबी की स्थापना जो हमारी हुई थी वो 1959 में हुई थी, और इसका उद्देश्य यही है कि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में विकास परियोजनाओं के लिए ऋण और सहायता प्रदान करना, साथ ही गरीबी कम करना और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। तो यही थे इसके हमारे अंतर अमेरिकी विकास बैंक के उद्देश्य। तो यही था हमारा अंतर अमेरिकी विकास बैंक आईडीबी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अफ्रीकी विकास बैंक एएफडीबी। तो अब हम बात कर लेते हैं एएफडीबी के बारे में, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो अबीदजान यानी कि कोट डी आइवर में उपस्थित है। अफ्रीका में कृषि, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे का इसके माध्यम से विकास किया गया है। इसका उद्देश्य अफ्रीका के देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, कृषि और शिक्षा परियोजनाओं को वित्तीय सहयोग देना। तो इन संस्थाओं का फायदा यही है कि वे अपने क्षेत्र की जरूरतों को बेहतर समझती है और उसी हिसाब से मदद करती है। तो ये तो हमारा अफ्रीकी विकास बैंक होगा एएफडीबी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा एशियाई विकास बैंक आता है, एडीबी आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे एडीबी के बारे में। तो एडीबी की स्थापना जो हुई थी वो 1966 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वर्तमान समय में वो मनीला यानी कि फिलीपींस में है। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में विकास और गरीबी उन्मूलन और विकास परियोजनाएं, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं की सहायता। भारत एडीबी का एक बड़ा सदस्य और लाभार्थी भी है। उदाहरण के लिए आप देखिए, भारत में दिल्ली मेट्रो, सड़क और बिजली परियोजनाएं, ये सभी एडीबी से फंडिंग से लेकर बनाई गई है। तो यही थी हमारी 3-4 प्रकार की संस्थाएं, जो कि हमारी क्षेत्रीय संस्थाएं थी, जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे वैश्विक वित्तीय संस्थाएं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ और क्षेत्रीय संस्थाएं ईसीबी, एडीबी, एएफडीबी, आईडीबी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ है। तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता और विकास सुनिश्चित करती है। इनसे वैश्विक सहयोग, व्यापार और विकास को बढ़ावा मिला है, लेकिन आलोचना भी है ये संस्थाएं अमीर देशों और पश्चिमी हितों के प्रभाव में रहती है। तो जो हमारे आईएडीबी, एफडीबी और ईआईबी जैसी क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, वे सभी अपने अपने इलाकों की जरूरतों पर काम करती है, लेकिन इसमें हमारी बड़ी चुनौती यह है कि इन संस्थाओं पर अमीर देशों का प्रभाव ज्यादा रहता है, और गरीब देशों को अक्सर कठोर आर्थिक नीतियां अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। ग्लोबल साउथ और भारत जैसे देशों को इन संस्थाओं में अपनी आवाज मजबूत करनी होगी, यानी कि जो ये संस्थाएं ये मदद भी करती है और साथ ही अपने नियमों से नियंत्रण भी रखती है। तो यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका हमेशा चर्चा और विवाद का विषय बनी रही है। तो ये था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। साथ ही हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 4 में हमारे टोटल 2 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही थी हमारी 4th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी 5th यूनिट नई दिशाएं और नई चुनौतियों के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।